हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो हम लोग टाइफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। टाइफर एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट वीक में नहीं है, 10 के लगभग हैं। तो आपके लिए जो ये वाला 10 दिन है, जो कि आपका 29 to 30 होगा, 29 होगा। वो वाला वीक आपके लिए काफ़ी ही क्रूशियल होने वाला है इस चैनल के थ्रू, क्योंकि इस वीक में आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस मिल सकते हैं टिफर से रिलेटेड। बट अभी मैंने क्या करा है, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन को डिस्कस मैंने करना शुरू किया है। रीज़न क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं कुछ कंसेप्ट्स पे जो इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जैम गेट या CSIR की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। तो चलिए, 5वां क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर अभी आपको कोई उस प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पे भी कंफ्यूजन है, जस्ट कमेंट, ड्रॉप द कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स and definitely I will reply, and if I have a time I will make a video on that particular question. बट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बिकॉज लेन मर्ग्यूलिस ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता है। द लेन मर्ग्यूलिस, दैट इज द लेडी बायोलॉजिस्ट who is known for endosymbiosis theory. And according to the endosymbiosis theory, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है इंडोसिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि साथ में रहना। ठीक है, माना ये जाता है कि जो बैक जो हमारी बॉडी में, जो यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या बात हो रही है, एक बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट की बॉडी में जो प्लास्टिड है, ये दोनों आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया से आया है। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है, ये इनगल्फ होके माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, और ब्लू ग्रीन एल्गा वो जो है वो प्लांट के सेल में जाकर क्या बनाया, प्लास्टिड बनाया। तो दैट टाइप ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनेल जो है, उसे हम थ्योरी ऑफ इंडोसिम्बायोसिस से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या हम उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा कि बायोलॉजिस्ट लेन मर्ग्यूलिस इज अ प्रोपोनेंट ऑफ the theory of endosymbiosis, which suggests that the mitochondria of modern eukaryotic cells evolved from bacteria living symbiotically within earlier eukaryotic cell. Which of the following supporting evidence for this theory? Okay, nice. तो हमें बताना है सपोर्टिंग एविडेंस। हम आपको एक चीज बताएं, ये दो यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर ये दो हैं, और ये दो मतलब जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये जो है आपका, ये प्रोकैरियोटिक है। अगर हम आपसे कहें कि इनकी क्रोमोसोम्स की बात, मतलब सॉरी, इनके राइबोसोम की बात करें, तो यूकैरियोटिक के अंदर 18S क्रोमोसोम होगा, बट कि यहाँ पे आपका 17S होगा। चूंकि
यूकैरियोटिक में 18S है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑल अदर सेल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उनके अंदर जो राइबोसोम है या जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है, ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है, वो किससे ज्यादा सिमिलर होगा? एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड 18S आरएनए जीन से। बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनका जो है आरएनए वह 17S आरएनए के सिमिलर होगा। चलो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये फायदा है। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे? कंपैरेटिव अप्रोच से हम कंपेयर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का जो आरएनए या डीएनए सीक्वेंस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो किसके साथ सिमिलर है, प्रोकैरियोटिक के साथ सिमिलर है या यूकैरियोटिक के साथ सिमिलर है। क्वेश्चन ये दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल टू रिप्लिकेट। हमें सपोर्ट बताना है, ना कि क्या बताना है, हमें फंक्शन नहीं बताने हैं, हमें सपोर्ट बताना है। तो ये सपोर्ट में तो नहीं आएगा। सेकेंड है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए इज मोर सिमिलर टू द बैक्टीरियल आरएनए देन टू द यूकैरियोटिक आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। यूकैरियोटिक आरएनए कहाँ है? न्यूक्लियर डीएनए से हमें आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए किससे सिमिलर होगा? बैक्टीरियल आरएनए से। माइटोकॉन्ड्रिया मार्फोलॉजिकली फ्रॉम द फेरी लिविंग बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर रिमूव फ्रॉम द, भी नहीं है। अब समझिए, जो आपको एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ वो ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट कभी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो याद रखना। लेन मर्ग्यूलिस ने इंडोसिम्बायोसिस की खोज करी थी, लेकिन इनसे पहले 3 रशियन साइंटिस्ट ने भी इंडोसिम्बायोसिस के बारे में बताया था। मर्ग्यूलिस ने जो खुद की बुक है उनकी, उस बुक में उन्होंने उन तीनों को भी क्या करा है? एक्नॉलेज कर रखे हैं। उन तीनों का नाम इसलिए आप कम सुनते हो क्योंकि वो 3 रशियन लैंग्वेज में बुक लिखे थे। दैट इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम था कि उस समय उसे वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। आई एम सॉरी, शायद रशियन या जर्मन, दोनों में से कोई एक था। आई एम कंफ्यूज, बट कोई नहीं। अगर आपको इंडोसिम्बायोसिस पे वीडियो चाहिए और ये भी जानना है कि वो 3 वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इंडोसिम्बायोसिस की बात पहले कर रखे हैं, तो कमेंट करो, जरूर मैं दूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं थ्योरी ऑफ इंडोसिम्बायोसिस में। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बस आप एनालाइज अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होना है। यहाँ लिखा है, द जेनेटिक क्रॉस वाज सेट बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस माइस। ध्यान देना, क्या है? हेट्रोजाइगस माइस विद अगाउटी कोट कलर। ठीक है, हेट्रोजाइगस माइस अगाउटी कोट कलर दे रहा। अगाउटी इज डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल कोट कलर। जो आपका अगाउटी है वो डोमिनेंट है। इन F1 फिनोटिपिक रेशियो विद रिगार्ड टू द कोट कलर यहाँ पे है, कोट कलर का फिनोटिपिक रेशियो 2 और 1 है, जिसमें से 2 आपका क्या है? अगाउटी, और 1 आपका है वाइल्ड टाइप। अब यहीं पर ध्यान दो, इसमें क्या है? 3 हुआ ना। बट अगर आप F1 जनरेशन देखोगे और 2 माइस को अगर आप मान लो कि माइस जो है वो ए है और एक और माइस है जो कि ए है, अगर इनके बीच क्रॉस बना करोगे तो दैट ए गिव अ 2 टाइप ऑफ द गैमीट। 1 इज कैपिटल ए और 1 इज स्मॉल ए। सेम इन दिस केस गैमीट इज 1 कैपिटल ए और 1 स्मॉल ए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान तुमको क्या देना है कि इनके फ्यूजन से जो आपका प्रोजनी बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखो कि अगाउटी के 2 हैं, ठीक। वाइल्ड टाइप आपका 3 है और अगाउटी जो है वो, सॉरी, वाइल्ड टाइप आपका 1 है, ठीक। अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये आपके पास होने कितने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, करेक्ट। बट आपको मिले कितने? 3। मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है, वन इंडिविजुअल क्या हुआ है? डाई हुआ है, मरा है। वन इंडिविजुअल डाई हुआ है। दैट इज द रीजन कि हमें 3 ही इंडिविजुअल मिले, 3 ही यहाँ पे मिले हैं नॉर्मल कंडीशन में, 4 की जगह। अब अगाउटी जो है वो क्या है हमारा? डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल कोट कलर है। मतलब अगर हम ये बात कहें कि ये वाला जो है वाइल्ड टाइप दे रहा, तो ये आपका अगाउटी देगा। ठीक है। अगर हम इन दोनों के क्योंकि हमने क्या करा है, हेट्रोजाइगस माइस की बात करी है, मतलब ये दोनों कंडीशन में माइस हमारा जिंदा है। मतलब इन दोनों कंडीशन में अगर माइस जिंदा है, इस कंडीशन में वाइल्ड टाइप दे रहा, तो ये दोनों मिलके आपका 2 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वाइल्ड टाइप आपका 1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा। मतलब मर कौन सा रहा है? तो ये मर रहा है। और ये जब मर रहा था, ये किस कंडीशन में मर रहा है? जब अगाउटी का एक और एलील यहाँ पे आ गया, करेक्ट। एक और एलील अगर अगाउटी का आ गया तो 2 अगाउटी आ रहा, मीन्स ये क्या है हमारा? होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि हेट्रोजाइगस में हमारा जिंदा है। होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस कंडीशन होते ही किसके लिए है? होमोजाइगस अगाउटी लोकस, अगाउटी के लिए ना। होमोजाइगस अगाउटी के कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है? ये होमोजाइगस अगाउटी के कंडीशन में हमारा माइस डाई कर रहा, माइस मर रहा है। मीन्स ये एक हमें मिला क्यों नहीं है? होमोजाइगस लिथालिटी है। मतलब जब भी होमोजाइगस आएगा अगाउटी का, उस केस में हमारा माइस सरवाइव नहीं करेगा। और जब माइस सरवाइव नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? जब माइस हमारा सरवाइव नहीं कर रहा तो ये हमारा होमोजाइगस लिथालिटी का एग्जाम्पल है। ये आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है होमोजाइगस लिथालिटी एसोसिएटेड विद द अगाउटी लोकस। ओके, कोई दिक्कत इसमें? होप सो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग काफ़ी टाइम बिताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से और इसको समझने से पहले हम इसमें कुछ कंसेप्ट आपको बता दें जो इस क्वेश्चन को इस पॉइंट पे सोल्व करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्वा फॉर्मेशन का। वॉल्वा फॉर्मेशन, ओके, नाइस। वॉल्वा फॉर्मेशन या बल्वा फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये होता क्या है। तो यह हमारा जो है वॉल्वा होता है जो पाया जाता है सी एलिगेंस में। सबसे ज़्यादा हमारा सी एलिगेंस के कंडीशन में इसकी स्टडी हुई है, ठीक। और यह इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। मे बी ये क्वेश्चन आपसे 1-2 नंबर में किसी छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाए, छोटा एग्जाम में नहीं, अनदर एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। यह इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है, या इक्टोडर्मल ऑर्गन है। ये कब डेवलप होती है? यह L3 लार्वल स्टेज में डेवलप होती है। लार्वल स्टेज में ये डेवलप होती है, ठीक है। तो L3 लार्वल स्टेज में ये डेवलप होती है। ओके, अगर हम सी एलिगेंस की बात करेंगे तो सी एलिगेंस में एक इंडिविजुअल मेल हो सकता है, एक इंडिविजुअल फीमेल हो सकता है। बट कहानी में ये ट्विस्ट है कि सी एलिगेंस के केस में
फीमेल और मेल दोनों होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्म एफ्रोडाइट, हर्म एफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वॉल्वा फॉर्मेशन की। तो वॉल्वा फॉर्मेशन सेल में जो पार्टिसिपेट करता है सेल, याद रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं, वॉल्वा फॉर्मेशन में जो सेल पार्टिसिपेट करता है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं VPC। फुल फॉर्म होता है हमारा वॉल्वा प्रीकर्सर सेल, वॉल्वा प्रीकर्सर सेल्स। ठीक है, टोटल 6 VPC सी एलिगेंस के केस में पाए जाते हैं, टोटल 6 VPC पाए जाते हैं। और फाइनल में जब वॉल्वा सेल बनता है तो फाइनल जो वॉल्वा सेल है वो 22 वॉल्वा सेल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि 6 BPC से 22 वॉल्वा सेल बनता है, करेक्ट। अब यहां पे समझो, ये जो 6 VPC है, सॉरी, ये जो 6 VPC मैंने लिखा, यह 6 VPC की एक खास फीचर है कि यह अनस्पेसिफाइड सेल होता है। मतलब यह अनस्पेसिफाइड सेल होता है और हर सेल के पास सेम डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है। दैट इज द रीजन इसे हम इक्विवेलेंस ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? इक्विवेलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस सेल या इक्विवेलेंट ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक VPC है वह VPC के पास सेम डेवलपमेंटल पोटेंशियल है, करेक्ट। अब यहां पे समझो, यहां पे क्या होता है कि यह VPC एक अदर सेल के कंट्रोल में होता है। क्या बात हमने कहा कि यह VPC एक अदर सेल के कंट्रोल में होता है, और जो अदर सेल है उसे हम बोलते हैं एनकोर सेल्स। यह अदर सेल के कंट्रोल में होता है, और इस पॉइंट पे जो कम्युनिकेशन है एनकोर सेल के और BPC के बीच में, जो इसमें कंडीशन है, सॉरी फॉर इंटरप्शन बट या सॉरी, ओके, हम क्या कह रहे थे कि समराइज करते हैं। वॉल्वा फॉर्मेशन सी एलिगेंस के केस में पाया जाता है, जो कि एक एक्टोडर्मल ऑर्गन होते हैं। लार्वल 3 स्टेज में यह फॉर्मेशन होता है, और इसमें फॉर्मेशन करने के लिए 6 BPC होते हैं जिसे हम वॉल्वा प्रिकर्सर सेल कहते हैं, और इस 6 VPC से 22 वॉल्वा सेल बनता है। ठीक है, और ये 6 VPC जो होती है वो इक्विवेलेंस सेल ग्रुप है या इक्विवेलेंस ग्रुप है। मतलब हर एक सेल के पास पोटेंशियल होता है वॉल्वा बनाने का, ठीक है, वॉल्वल सेल में जाने का। अब ध्यान दीजिए, यह VPC चूंकि L3 पे जाके फॉर्मेशन हो रहा, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपर एक और कंट्रोल पॉइंट है, और जो ऊपर कंट्रोल पॉइंट है जो इस 6 BPC को कंट्रोल कर रही है या रेगुलेट कर रही है, उसे हम एंकर सेल बोलते हैं। और एंकर सेल्स जिस सिग्नलिंग के थ्रू इस BPC को कंट्रोल करती है उसे हम इंडक्टिव सिग्नल बोलते हैं, इंडक्टिव सिग्नल बोलते हैं। अब यह ध्यान देना, यहाँ पे जो ये एंकर सेल्स है वो जो कंट्रोल कर रही है, यह कंट्रोल के लिए एंकर सेल्स एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है, और वो मॉलिक्यूल जो है उसे हम, जो इंडक्टिव सिग्नलिंग कर रही है वो लिन 3 को कहते हैं। मतलब लिन 3 प्रोटीन यूज करती है एंकर सेल्स कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ? VPC के साथ। अब यहाँ पे ध्यान दो, VPC, ठीक,
इस कंडीशन पे ध्यान तुमको देना है। जो खास बात है वो क्या है कि तुम्हारा वीपीसी जो है, मान लो 6 वीपीसी है, वो कुछ इस तरह से अरेंज होती है। P6 पी सेल, ठीक है। फिर यहां पे होती है P7 पी सेल, ठीक। फिर होती है P8 पी सेल, ठीक। इसके बाद इधर होती है हमारा P5 पी सेल। फिर एक होता है हमारा P4 पी सेल और फिर एक होता है हमारा P3 पी सेल। अब इस पॉइंट पे एक चीज और समझने की जरूरत है, वो समझो। जो एंकर सेल्स है ये जस्ट P6P के ऊपर होती है और यहां से यह हमारा लिन3 ये हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज अ लिन3। तो ये लिन3 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करती है। जब यह लिन3 मॉलिक्यूल रिलीज करेगी तो लिन3 मॉलिक्यूल का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ किस तरह से बनेगा अभी हम आपको बताएंगे, 2 मिनट वेट कीजिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे बनेगा, सबसे ज़्यादा लिन3 जो है इस पॉइंट पे होगी और उसके बाद धीरे धीरे ये इस तरह से डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट इज अ लिन3 ग्रेडियंट। क्या हमारा लिन3 ग्रेडियंट, सबसे ज्यादा P6P के पास, उसके बाद P7P के पास, P8 के पास। इस कंडीशन में भी कुछ इस तरह से ही ग्रेडियंट बनेगी, मतलब P6P के पास सबसे ज्यादा रहेगी और इस पॉइंट पे जाके सबसे कम रहेगी, ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी, जब ये लिन3 सबसे पहले किसको मिलेगी, P6P को मिलेगी, और जैसे ही ये लिन P6P अपने पास लेगी, यह एक अदर मॉलिक्यूल निकालेगी जिसे हम बोलते हैं लिन12, ठीक। और लिन12 जो है यह लेटरल इनहिबिशन करता है, लेटरल इनहिबिशन करता है। ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं। लिन3 जो है वो एंकर सेल से रिलीज होगी और P6P लिन3 को पाएगी और लिन3 को पाने के बाद P6P जो है लिन12 को रिलीज करेगी, जो कि लेटरल इनहिबिशन करेगा। लेटरल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ का कुछ है ये मॉलिक्यूल लेटरल में जो भी चीज है उसको इनहिबिट करे, तो P6P के बगल में P7P है और P5P है, ये क्या करेगा, लिन12 दोनों तरफ रिलीज होगा और इस P7P और P5P को फर्स्ट जो वॉल्वल सेल है उसको बनने से रोकेगा। मतलब क्या है कि P6P इनहिबिट करेगा किसको, P7P को और P5P को। तो इस तरीके से आपका P6P लिन3 के इन्फ्लुएंस में आगे की तरफ बढ़ेगा और यह प्राइमरी PVPC बनाएगा, मतलब प्राइमरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल बनाएगा। चूंकि लिन12 ने P7P और P5P को इनहिबिट करके रखा है, दैट इज रीजन कि P7P जो है वह सेकेंडरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स, P5P जो है वह भी सेकेंडरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स बनाएगा और बाकी 3 और 4 जो है वो टर्सरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल और इधर का जो 8 है वो भी आपका टर्सरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल बनाएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं, किसको लेके, इसको लेके। अब यहाँ पे कास्केड ऑफ रिएक्शन, कास्केड ऑफ पाथवे शुरू होगा जिसमें 2-3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम आपको मॉलिक्यूल का नाम बता दे। लेट 23, LET लेट 60 और MAPK पाथवे MAPK पाथवे, ठीक है। ये पाथवे यहाँ पे 1 प्राइमरी
पीवीसी को आगे की तरफ मूव कराएगा और यह बदल जाएगा किसमें, हमारा सेंट्रल वॉल्वल सेल्स, जिसकी संख्या आपका क्या होगा, 8 होगा। जो आपका बचा हुआ था, ये जो आपका क्या बचा हुआ था, सेकेंडरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स, ये सेंट्रल वॉल्वल सेल्स के बगल में लेटरल वॉल्वल सेल्स बनाएगा। ओके, सेम ये आपका टोटल 7 बनेगा, और इधर जो सेकेंडरी है यह भी आपका लेटरल वॉल्वल सेल्स ही बनाएगा, और यह इसकी भी संख्या आपका 7 ही होगा। ठीक है, जो बच गया टर्सरी, ये टर्सरी आपका हाइपोडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइपोडर्मिस। और ये जो टर्सरी इधर बचा था, यह भी आपका बनाएगा हाइपोडर्मिस। ठीक है, और टोटल ये सेंट्रल वॉल्वल सेल्स, लेटरल वॉल्वल सेल्स मिलके आपका कितना बना रहा है, 21 वॉल्वल सेल्स बना रहा। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि P6P एनकर सेल्स के कंट्रोल में होता है, और एनकर सेल्स P6P के थ्रू कैसे बनाता है, लिन 3 मॉलिक्यूल के साथ कम्युनिकेट करता है। इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव सिग्नलिंग बोल रहे हैं। फिर P6P जो है लिन 3 जैसे ही पाता है, वह प्राइमरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यह P6P लिन 12 रिलीज करता है, जो कि लेटरल इनहिबिशन करता है P7P और P5P को फर्स्ट मतलब प्राइमरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स बनने से। तो वो दोनों क्या बनाते हैं, लेटरल वॉल्वल सेल बनाते हैं। जो टर्सरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स है वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं। कंडीशंस कुछ हम यहाँ पे अब अप्लाई करने जा रहे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर हम P6P को मार दे, इसको हटा दे, डिस्ट्रॉयड कर दे, तो याद रखना कि यहाँ पे जब P6P नहीं होगा तो लिन 12 नहीं होगा, लिन 12 नहीं होगा तो लेटरल इनहिबिशन, लिन 12 नहीं होगा, लेटरल इनहिबिशन नहीं होगा, और लेटरल इनहिबिशन नहीं होगा तो कंडीशन क्या है, P7P जो है वो चला जाएगा किसमें, वॉल्वल फॉर्मेशन में, वॉल्वल सेल बनाने में। ठीक, करेक्ट। बट अगर हम एनकर सेल को डिवाइड, मतलब अगर किल कर दें, हम एनकर सेल्स को अगर हम मारते हैं, तो एनकर सेल को मारने पर कहानी ये है कि एनकर सेल के मारने पर लिन 3 बाहर नहीं निकलेगा, और लिन 3 बाहर नहीं निकलेगा तो नीचे का कास्केड पूरा का पूरा बंद रहेगा। और अगर वो नीचे का कास्केड पूरा का पूरा बंद रहता है तो डेफिनेटली आपका वॉल्वल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो एनकर सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनकर सेल ही मान सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल है पूरे कॉलेज को चलाने के लिए, बाकी नीचे कॉलेज है। चलो हम कहानी पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था। अभी तक तो मैंने थोड़ा वॉल्वा फॉर्मेशन के बारे में बताया। डेफिनेटली ये CSIR के लेवल का नहीं है, बट आपके लिए 2-3 पॉइंट है, जैसे इंडक्टिव सिग्नलिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल, लिन 3। लेटरल इनहिबिशन के लिए कौन क्या यूज होता है, लिन 12। उसके अलावा क्या है कि कौन सा प्रिकर्सर सेल लेटरल बनाता है, तो सेकेंडरी वॉल्वल प्रिकर्सर सेल्स लेटरल वॉल्वल सेल्स बनाते हैं। कितने वॉल्वल सेल्स बनते हैं, 22 वॉल्वल सेल्स बनते हैं। कितने VPC होते हैं, 6 VPC होते हैं। 6 VPC की पोटेंशियल कैसी होती है, इक्विवेलेंसी होती है, मतलब सब सारे सेल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसका, वॉल्वा बनाने के लिए। तो वॉल्वा के फॉर्मेशन जो बाकी सेल्स है वो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसमें लेटरल इनहिबिशन होता है। ओके, चलिए कहानी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या उन्होंने पूछा था, द ग्रुप ऑफ 3 सेल P6P P5P एंड द एनकर सेल्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर इन द C elegans hypodermis। ठीक है, नॉर्मली द P6P सेल गिव्स डिवाइड द 3 टाइम एंड फॉर्म द वॉल्वा। ठीक है, जब ये 3 टाइम डिवाइड होके हमारा कितना दे रहा है, 3 टाइम डिवाइड होके 8 दे रहा है, 1 2 1 2 2 2 2 4 4 2 8। ठीक, you find that if the P6 cell is destroyed,
P5P डिवाइड्स एंड विल फॉर्म द वॉल्वा। अगर हम इसको P6P को डिवाइड कर दे तो आपका P5P लेटरल इनहिबिशन और P7P लेटरल इनहिबिशन नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि ये दोनों आपका क्या बनाएगा, वॉल्वा बनाएगा। ठीक, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस डेटा। ओके, इफ द एनकर सेल्स, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है अगला कि द इफ द एनकर सेल्स इज डिस्ट्रॉयड नीदर P6 सेल नॉर P5P सेल्स फॉर्म द वॉल्वा। कहानी में क्या ट्विस्ट है कि जब एनकर सेल्स को हम डिस्ट्रॉयड कर देते हैं तो कोई भी हमारा फॉर्मेशन नहीं हो रहा वॉल्वा। तो इस डाटा को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखो जैसे ही मैंने एनकर सेल्स को डिवाइड किया, डिस्ट्रॉयड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्टिव सिग्नल हुई नहीं। इंडक्टिव सिग्नल नहीं हुई है तो इसका क्या मतलब है, आगे इन्फॉर्मेशन, आगे का कास्केड, आगे का पूरा रिएक्शन बंद हो गया है। और आगे का रिएक्शन अगर बंद हो गया है तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। यही पॉइंट हुआ ना। चलो, एनकर सेल इनहिबिट द P6P फ्रॉम फॉर्मिंग अ वॉल्वा। यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉयड कर रखा है तो इनहिबिटिंग तो कहानी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। करेक्ट, इसमें क्या बोला था, इनहिबिटिंग होगा नहीं होगा ना। फिर है द एनकर सेल्स इंड्यूस द वॉल्वल फॉर्मेशन बाय द P6P सेल्स। चलो इस पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं कि क्या करेगा हमारा। The P6P cell inhibit the valval formation by the anchor cells. Okay. और P5P cell induce the valval formation by the क्या हमारा P6P cell। ठीक है, तो इसमें आपसे दो तीन जो आपसे क्वेश्चन मेन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि इस डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे अगर एनकर सेल्स को हम हटा दें। एनकर सेल्स कर क्या रहा है, देखो इंडक्टिव सिग्नल दे रहा है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी कि एनकर सेल्स इंड्यूस द वॉल्वा फॉर्मेशन बाय द P6P सेल। बाय द P6P सेल का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं पूछा, सीधे सेल लेवल बातें करी गई है। तो इस क्वेश्चन को मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी वीडियोस में पांच क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि वीडियोस लंबे होने जा रहे हैं। क्यों लंबे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोस में दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है द बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कैन इंटरफेयर विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हर एक चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है बट कोई एक पार्ट को नहीं कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको याद हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आपके पास आपको याद नहीं है तो आज याद कर लो कुछ मॉलिक्यूल। कुछ एक एंटीबायोटिक है जो कि एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। और एक है क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक, और ये ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। ओके, दूसरा हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि एक पेनिसिलिन, आप नाम सुने होंगे पेनिसिलिन। ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। और उसके अलावा है आपका वैनिकोमाइसिन और है प्लाज्मिन। ठीक है, फिर डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है वो है रेफामाइसिन और स्ट्रेप्टोलेडिजिन। बट बैक्टीरियल के केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक में जो है हमारा
प्रोकैरियोटिक नेचुरल सिस्टम में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है बैक्टीरियल फिजियोलॉजी के लिए। हम कभी भी जो ड्रग्स यूज़ करते हैं तो हम टारगेट करते हैं उस पर्टिकुलर एजेंट के फिजियोलॉजी के ऊपर या उस पर्टिकुलर एजेंट के किसी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर। बस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस, उस वायरस के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को छोड़ के बाकी प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला हमारे पास क्या है? हमारे पास पहले से एंटीबायोटिक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है अ सीरीज ऑफ द बीकर्स ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट, ध्यान देना क्या पॉइंट है, डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। यू प्लेस योर फिंगर इन ईच वन एंड सेलेक्ट द बीकर कंटेनिंग वाटर ऑफ द हायर टेम्परेचर। तो हमें ये बताना है, हम अपने फिंगर को जब वाटर कंटेनर में रखेंगे, इस बीकर में रखेंगे, तो उस बीकर में जिस बीकर का टेम्परेचर हाई है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा। ध्यान देना, हमारी फिंगर जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है और फिंगर्स के ऊपर हमारे नर्व टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जो सेंसरी नर्व होती है वो आके इंड होती है कहाँ पे, हमारे फिंगर्स के ऊपर। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो जो हमारे ये नर्व्स हैं ये सेंस करती है और यह हमारे ब्रेन को कम्युनिकेट करती है विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिससे हमारे ब्रेन को ये पता चलता है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब मज़ेदार बात है कि जो ये हमने टर्म बताया आपका एक्शन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का जनरेशन जो होता है ये जनरेट कैसे होता है, ये जनरेट होता है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, आयन चैनल होते हैं, सॉरी, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं जिस चैनल के ओपनिंग और क्लोजिंग से एक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा चैनल ओपन क्लोज होता चला जाएगा। मतलब क्या है हमारा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे आपका जो स्पीड है, जो रेट है ओपनिंग और क्लोजिंग की, किसकी, आयन चैनल की, वो इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिएगा क्या मैंने कहा, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते चले जाओगे उतना ही आपका एक्शन पोटेंशियल की ओपनिंग जो है, सॉरी, वो जो चैनल है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बढ़ेगी, मतलब उतने नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ब्रेन रिसीव द एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट इंटेंसिटीज का नहीं, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड इंक्रीज होगा ना, एक्सेप्ट ओनली सेंट ओनली विद द टेम्परेचर ऑफ, ये भी ऐसा नहीं है, the number of action potential per second increase as in temperature increases। टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे, हमारा एक्शन पोटेंशियल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक हॉडकिन हक्सले चैनल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23.6, फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे 6। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं मिली सेकेंड में हमारा पोटेंशियल का जो ये वो टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम यहाँ से वापस चले तो 6.3 डिग्री और 16.3 डिग्री की बात करेंगे तो 16.3 डिग्री में बहुत ही जल्दी एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से और बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका हर एक मिनट नहीं, 1.5
मिली सेकेंड में जाके आपका क्या हो रहा है, एक चैनल एक कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओगे ये नंबर बढ़ता चला जाए। यहीं पर देखो 26 पॉइंट इतना, ये एक से भी पहले 0.5 मीन्स एक पे जाके हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ से दूसरा शुरू होगा, फिर यहाँ से दूसरा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जो कि हमारे ब्रेन उस नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को स्कैन करेगा या पता लगाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे बी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए अपना एफर्ट दे रहा हूँ, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली टिफर एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे जो कराई जा रही है, अगर आपको कोई और करा रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, बट एक बार चेकआउट जरूर करो मेरे वीडियोस। अगर आप तुम बायोलॉजी के कोई भी एग्जाम देख रहे हो, ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आईएससी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तुम ट्रस्ट इस पॉइंट पे कर सकते हो मेरे ऊपर। अभी तक CSIR के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। मैं बिजी था जिस कारण मैंने बच्चों को अभी तक कंग्रेचुलेट नहीं करा है, बट पिछली बार CSIR में भी काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। टाइफर का रिजल्ट तो यहाँ से आ ही रहा है। पिछली बार तो मोर देन 15 से ज़्यादा बच्चों ने टिफिन निकाला था इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।